आज हम लोग चल रहे हैं जो चैप्टर पढ़ने के लिए पोएट्री में, उस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसे लिखने वाले वाल्ट विटमैन है। यह हमारे पोएट्री का अध्याय नंबर 2 है। तो हम लोग सबसे पहले वाल्ट विटमैन के बारे में जानेंगे कि वाल्ट विटमैन है, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 1892 द पीपल्स पोएट। इनका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु 1892 में। द पीपल पोएट, इनको लोक कवि के नाम से जाना जाता था। इज परहैप्स द मस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज वेरी प्रोड्यूस्ड। इनको संभवतः एक व्यक्तिगत रूप में इनका जो चित्रात्मक था, एक व्यक्तिगत रूप में था। और इनका जो परिचय है अमेरिका से है, यह अमेरिका से बिलोंग करते थे। ही बिगेन वर्किंग एज द कारपेंटर। यह शुरुआत में कारपेंटर का काम शुरू किया। टीचर एंड एडिटर एंड वाज द वॉलंटियर नर्सेस ड्यूरिंग द सिविल वार। उसके बाद जब इन्होंने शुरुआत में कारपेंटर का काम किया, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, यानी शिक्षक का काम किया। बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद एडिटर का काम किया, संपादक का। उसके बाद इन्होंने जब सिविल वार चल रहा था, उसमें बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया, उसका अंग बने। उसके नेक्स्ट विटमैन पोएट्री ऑल ऑफ विच कलेक्टेड इन द लिव्स ऑफ ग्रास। इनकी जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखा है, जो लिव ऑफ ग्रास, इनका एक एडिशन किताब का नाम है, उसी में इनके कविताओं का संग्रह मिलता है। इज नोन फॉर इज फ्री राइदम। इनको राइदम से जाना जाता है। एंड लैक ऑफ द राइदम विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट वाज हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। इनका पहला जो लिव ऑफ ग्रास, जो इनका एडिशन जो इन्होंने लिखा था, वो वर्क प्रकाशित जो हुआ था 1855 में हुआ था। However, the free from the poem and the joyful dedication। इन्होंने जब यह स्वतंत्र होते थे, जब यह इंजॉय करते थे, जब इनकी इच्छा एक जश्न में होती थी, तो उस समय इस प्रकार से इन्होंने फुल स्ट्रेंथ के साथ इंजॉय करते थे और अपने डेडिकेशन के साथ, सामर्थ्य के साथ इन्होंने कविता को लिखने में रुचि इनकी लगती थी। To the importance of the individual were not well received at the first। और इस प्रकार से इन्होंने जितने भी अपना वर्क लिखा है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन में जो घटित होने वाले भावनाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। His the collection of poem of the Whitman is job as it was the taken to of sense। इन्होंने कविता को लिखने के कारण इनकी, देखिए, यह नौकरी भी करते थे, लेकिन इनका नौकरी करने में भी कविता लिखते थे। जब नौकरी कर रहे थे तभी भी कविता लिख रहे थे, लेकिन इनका सबसे ज्यादा ध्यान कविता लिखने में इनको रुचि अधिक था। इसलिए अपने जो ड्यूटी से और नौकरी में जो जॉब कर रहे थे, वहां पर हमेशा एब्सेंट रहा करते थे। इस तरह से इन्होंने अपनी जो जॉब था उसे भी इन्होंने क्या किया, खो दिया। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, 1881 में इन्होंने लिप ऑफ ग्रास में अनेक प्रकार का संपादक कविताएं का संपादन किया। फिनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनश्योर। और इनकी कविताएं अधिक से अधिक प्रकाशित हुई। ट्रांसलेशन ऑफ हिज द कलेक्शन were enthusiastically received in the Europe, but Whitman remained relatively appreciated in America। इनको देखो, बहुत सारे इन्होंने जो कविताएं लिखा, जितने ट्रांसलेट किया कविताओं को अपने एक संग्रह लिप ऑफ ग्रास में, उसमें इनको यूरोप के द्वारा इनको एक आता है, वहां की सरकार ने इन्हें एक संदेशा भिजवाती है कि आप आइए,
हमारे यहाँ और मेरे यहाँ पर भी कविता को संपादन कीजिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने वहां पर बोलते हैं कि नहीं, हमारी जितनी भी जो कविताएं लिख रहे हैं जिस वातावरण से संबंधित है, मैं अब जितने भी कविता लिखूंगा वो अमेरिका के हिस्ट्री में लिखूंगा। For is the original and the innovative expression of America individualism is the important work in Q Leap of Grass 1855 एंड ड्रम्स टाइप्स। और इस प्रकार से अमेरिका सरकार के द्वारा जो आया हुआ ऑफर को इन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया, सुनाया। और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका के लिए ही लिखूंगा अपना वर्क। और इस तरह से इन्होंने जितने भी कविताएं लिखा वह अमेरिका के ही ऊपर और अमेरिका में ही रह करके लिखा। और इनकी जितने भी कविताएं लिखी गई है, इन्होंने एक व्यक्तिगत जो जीवन होती है जिसमें लोग का एक सपना होता है, उस इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर इन्होंने इस कविता का निर्माण किया है। इनकी जो इन्हें जो जाना जाता है, वॉक विथ मैन को जो जाना जाता है लिप ऑफ ग्रास के एडिशन के द्वारा, इसके लिखने के बाद यह अधिक उपलब्धि और प्रसिद्धियां प्राप्त किया था। तो इनकी जो लिप ऑफ ग्रास जो पहली बार पब्लिश हुई थी, वो जो हुई थी वह 1855 में हुई थी। और उसके बाद इन्होंने ड्रम टैप्स है, इन्होंने 1866 में लिखा था। ये इनकी दो वर्क सबसे इम्पोर्टेंट रही और इससे यह अधिक जाने गए, ठीक है ना, एक कवि के रूप में इनको जाना गया। तो देखो इस कविताओं में जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसमें इन्होंने जो वहां पर सिविल वार चल रहा था अमेरिका में जो चल रही थी, उसी सिविल वार का इन्होंने वर्णन किया है। उस सिविल वार में हुआ क्या था कि वहां के लोग आपस में लड़ रहे थे, जिससे एक समाज जो था, ये जो एकल समाज थी वह कई समाजों में क्या थी, बढ़ चुकी थी। उस समाज को जोड़ने के लिए कवि ने इस कविता का निर्माण किया और उसमें उन घटनाओं को और उन परिस्थितियों का इन्होंने उसमें वर्णन किया जो अक्सर ज्यादा हम लोग बचपन में बहुत सारे जाति से मिल करके एक स्कूल में एक जगह बैठ करके खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, सुनाया। उस विचारधारा का इन्होंने वर्णन इस कविता में किया है सिविल वार के उपरांत, सुनाया। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब चलते हैं इस कविता की तरफ। तो यहाँ पर जो लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, देखिए सॉन्ग का मतलब गाना होता है, ऑफ का मतलब का, माई सेल्फ का मतलब स्वयं, यानी स्वयं का गाना, सुनाया, स्वयं का गाना। यानी जो सिविल वार चल रहा था अमेरिका में, उसे कवि ने एक सॉन्ग के माध्यम से सुनाया। अपनी विचारधाराओं में इन्होंने एक लोगों को संदेश पहुंचाया है। वो संदेश क्या है तो कविता के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहला लाइन है, कवि कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं को गाता हूं, मैं स्वयं को गाता हूं और स्वयं को जश्न मनाता हूं, सुनाया। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, उत्सव मनाना, सुनाया। तो मैं स्वयं गाता हूं और स्वयं को ही जश्न मनाता हूं। एंड व्हाट आई इज्यूम यू शैल इज्यूम, और स्वयं को मैं समझता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि तुम भी करते हो, सुनाया। तुम भी गाते हो, हम भी गा रहे हैं, तुम भी गा रहे हो, सुनाया। जो हम करते हैं तुम भी वही करते हो। कभी यहाँ पर इस पंक्ति से एक समाज का जेनरेशन को जोड़ना चाहते हैं कि हम लोग एक ही जेनरेशन और एक ही जो मानव है, एक ही लाल रक्त कणिकाओं से मिलकर के बने हैं। इस जो सिद्धांत है इसका, एक ही रक्त कणिकाओं से मिलकर जो बने हैं, उसी को एक बंधन में इन्होंने जोड़ करके यहाँ पर बतलाने का कोशिश एक कविता के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो कवि पहले लाइन में यही कहे, जो मैं स्वयं को गाता हूं और स्वयं को ही जश्न मनाता हूं और स्वयं को ही समझता हूं, वैसा काम तुम भी करते हो, ठीक है। आगे बोलते हैं, फॉर वेरी एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कभी आगे बोलते हैं कि जिस प्रकार से मेरी जो रक्त कणिका बनी हुई है, जिन अणु परमाणु से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं अणु परमाणु से तुम्हारे भी शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा अणु परमाणु दूसरा है, तुम्हारा दूसरा है। यहाँ पर अणु परमाणु की जो बात कहे हैं वो आरबीसी रक्त से की है, कोई दिक्कत? हमारे भी शरीर के अंदर ब्लड लाल, तो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या
येलो होगा कि वही रहेगा, रेड रहेगा, रहेगा ना जी। हाँ, तो इन्होंने इस प्रकार से समझाया है। नेक्स्ट कवि ने आगे बोलते हैं, समाज में उन लोगों के ऊपर इन्होंने एक उदाहरण देते हैं जो सब चीज समझते हैं, जो सब चीज समझते हैं, संवेदनशील हैं, लेकिन वे किसी के बहकावा में क्या करते हैं, आ जाते हैं। तो उस परिस्थिति और उस विचारधाराओं को यहाँ पर समझाने का कोशिश करते हैं। वहां पर उन लोगों के लिए क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहते हैं जिस प्रकार से हमारी जो ध्यान होती है, हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो हमारा एक नियंत्रण ध्यान होता है, जैसे यदि हम गर्मी के दिन में किसी ग्राउंड में बैठ जाएं, जब ग्राउंड में हम बैठ जाते हैं तो मेरा ध्यान तितर बितर इधर उधर भटकता रहता है, मेरी नजरें इधर उधर क्या करती है, थिरकती रहती है। अब वही जब हमारे हाथ में इधर उधर भले हमारी नजर क्या करती है, थिरकती रहती है, लेकिन जैसे ही हमारी शरीर के अंदर जैसे दुब्बे के घास की तिनका जैसे ही चुभ लेता है, तो हमारा ध्यान भले ही चारों तरफ फैला हुआ हो, लेकिन जैसे वो चुभता है, जो भाले के समान होता है, तैसे ही मेरा ध्यान उस दुब्बे के ऊपर आ जाता है, उस दुब्बे के ऊपर आ जाता है। यानी कवि ने यहाँ पर ये दिखाया है कि यहाँ पर जिस प्रकार से समाज में अमेरिका में सिविल वार के उपरांत लोग को मार रहे थे, वहां पर ये बतलाना चाह रहे थे कि जब वही बात आता है कि जब आप दूसरे को मार रहे हो, दूसरे के परिवार को मार रहे हो, और जब वही व्यक्ति यदि तुम्हारे को मारेगा तो तुम्हारी जितनी भी भावनाएं हैं क्या होगी, नियंत्रित हो जाएगी। समय भाईचारा का बात करने लगोगे। मान लो कि कोई सिपाही है, जब तक उसके पास क्या है, हथियार है, तब तक लड़ेगा। जब हथियार समाप्त हो जाता है, जब दुश्मन उसको धरेगा, तो उस समय क्या करेगा, ये नहीं गिड़गिड़ाएगा कि देखो भाई हम भी इंसान तुम भी इंसान, मेरा मतलब एक जनरेशन देखो तो तुम भी एक क्या हो, मानो हो, इसलिए तुम्हारे अंदर रहम होना चाहिए, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूंगा। अपने जान का भीख मांगता है ना। तो कभी यही कह रहा है कि हमारी जो अंतर ध्याने है, जो इधर उधर तितर बितर आज हो रही है, जिसके कारण आज समाज बिखरते हुए जा रहा है, जिसमें मार काट हो रहा है, जिसमें हमारी जो ध्यान है तितर बितर है, जिस प्रकार से हमको दुब्बे का घास जैसे ही भाले के समान जो होती है गड़ जाती है, तो हमारा ध्यान किधरों जो भी क्षेत्र में हो, चारों तरफ फैला हुआ होना, हमारा उस दुब्बे पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम सोचेंगे क्या मेरे अंदर चुभ गया। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये उदाहरण लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। अब अगला बोलते हैं, यहाँ पर जेनरेशन जोड़ने का काम किए हैं कवि ने। अगला पंक्ति में जेनरेशन जोड़ने का काम किया है और कहते क्या है, कहा है तो सुनिए, माई टंग इवेरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल दिस एयर। कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा जो टंग है, मेरी जो जीवा जिस अणु परमाणु से और ब्लड जिस अणु परमाणु से बना हुआ है, और आत्माएं जो जिन अणु परमाणु से बनी हुई है, और जिन हवाओं को हम लेते हैं, श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, वही आप भी करते हो। यानी जिस अणु परमाणु से मेरी जीवा का निर्माण हुआ है, रक्त का हुआ है, आत्माओं का हुआ है, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, उसी कार्य, उसी वही क्रियाएं आपके अंदर भी होती है। सुनाया। कभी आगे बोलते हैं, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट। यहाँ पर देखिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जोड़कर कभी यहाँ पर हम और आपको एक भाईचारे में जोड़ने का कोशिश किया है। तो कभी यहाँ पर बोलते हैं कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट, कहते यहाँ पर, यहाँ जो है ना मेरे पिता का जन्म हुआ है, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट, यहाँ पर मेरे माता पिता का जन्म हुआ है। बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट, फिर उनके भी माता पिता का, मेरे भी माता पिता का यहीं पर जन्म हुआ है, यानी इसी धरती पर, और उनके भी माता पिता का जन्म इसी धरती पर हुआ है। इस द सेम ऑफ देयर पेरेंट द सेम, और इसी प्रकार से तुम्हारे भी माता पिता का जन्म
इसी धरती पर हुआ है। सुनाया। फिर आगे कवि बोलते हैं कि आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कवि कहते हैं आज मैं 37 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन मेरी स्वास्थ्य और मेरी विचारधारा अभी भी परफेक्ट वही है, अभी बदली हुई नहीं है। जो कि हमको बचपन में सिखाया गया था, जहां पर हम लोग आप बैठ करके एक ही जगह पढ़ते थे और आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, भाईचारा था, छोट था तो बचवा, बड़ा था भैया कहा करते थे। तो आज भी मेरी विचारधारा वही है। आज मैं 37 वर्ष का हूं, लेकिन विचारधारा मेरा वही है। सुनाया। अभी मेरी जो हेल्थ है, हेल्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कभी आगे बोलते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कभी कहते हैं आगे कि मैं ये वादा देता हूं और ये निश्चित करता हूं कि मरते दम तक मैं इस स्वास्थ्य को जाने नहीं दूंगा, अर्थात इस विचारधारा को अपने अंदर से जाने नहीं दूंगा। कभी आगे बोलते हैं क्रिस एंड स्कूल इन द अवियंस रेस्टिंग बैक अ वाइल सबसीड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन। कभी कहते हैं जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग छोटे थे, तो जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे वहां पर अनेक प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो सामाजिक क्रियाएं हैं, जो हमारी पारिवारिक क्रियाएं हैं, उनसे हम जुड़े थे। एक ही साथ एक ही जगह बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे, जहां पर अनेक प्रकार के हमें शिष्टाचार सुनाया और एक समाज की ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज देखो रिटर्निंग बैक, आज वही लोग, आज जहां पर भाई बहन के रिश्ते से पढ़ा करते थे, आज वही लोग आज एक दूसरे का जानलेवा दुश्मन बने हुए हैं। सुनाया। वो विचारधाराएं जो बचपन में थी भाईचारे का, आज वे भूल चुके हैं। उसके जगह पर एक दुश्मनी की भावना पनपा रखे हैं। ठीक है। सब्सिएट एट माई दे आर बट नेवर फॉरगेटेन। आप तो भूल गए, लेकिन मैं उस विचारधारा को नहीं भूला। ठीक है। कभी आगे बोलते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट वेरी हैजेड। कभी यहां पर बोलते हैं कि मैं वादा करता हूं, मैं ये वादा करता हूं कि आई हार्बर फॉर गुड, यानी कितना हूं खतरा से खतरा मेरे ऊपर आ जाए या कितना हूं अच्छे से अच्छे मैं हो जाऊं, तो फिर भी मैं वादा करता हूं कि आई परमिट टू स्पीक एट वेरी हैजेड, यानी कितना हूं खतरा आ जाए उसमें भी मैं आपको परमिट वादा करता हूं। द नेचर विदाउट चेक विद द ओरिजिनल एनर्जी, यानी कभी कहना ये चाहते हैं कितना खराब मेरे ऊपर परिस्थिति आ जाए या अच्छा आ जाए, मैं उन परिस्थिति और उन लोगों से मैं डराने वाला नहीं हूं। उस परिस्थितियों में भी मैं बोलने का साहस रखता हूं, उनका विरोध करने का साहस मैं करने की साहस रखता हूं। जैसा कि आज सिविल वार चल रहा है अमेरिका में, उसका मैं विरोध करने का साहस रखता हूं। भले ही मुझे मार दिया जाए, सुनाया, भले ही मुझे मार दिया जाए, मगर इससे हम डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे जो मिला हुआ है ऊर्जा, वह प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, ओरिजिनल एनर्जी है। किसी से मैं डरने वाला नहीं हूं।